नमस्कार, मैं असीम श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, मैं लगातार 1857 से जुड़े वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और अब तक मैंने 1857 की भूमिका, उसके लिए उत्तरदायी कारण, उसके लिए बनाई गई योजना और उसके भौगोलिक विस्तार पर अपने पूर्व के वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं। और इस वीडियो में मैं इस बात पर प्रकाश डालने जा रहा हूं कि भारत के किन किन शहरों में किन किन महत्वपूर्ण नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और उनके समकक्ष ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन थे, ब्रिटिश सैन्य कमांडर कौन थे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में इस बात पर प्रकाश डाला था कि 10 मई 1857 को मेरठ से जिस क्रांतिकारी विद्रोह की शुरुआत हुई थी, वहाँ के सैनिक रात में ही दिल्ली के लिए कूच कर गए और अहले सुबह 11 मई 1857 को वो लाल किले पर पहुँच चुके थे। और उन्हीं के निवेदन पर बहादुर शाह द्वितीय ने अपने सहयोगी, अपने सेनानायक बख्त खां की सहायता को ध्यान में रखते हुए इस विद्रोह के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। हालांकि बहादुर शाह द्वितीय की उम्र इस समय 82 वर्ष की हो चुकी थी। वो खुद इस आंदोलन को सक्रिय रूप से नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हीं के नाम पर बख्त खां ने बहुत वीरता के साथ दिल्ली में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और देखते ही देखते बख्त खां की सेना ने उत्तरी दिल्ली के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कायम कर लिया। 3 महीने से अधिक समय तक उत्तरी दिल्ली के एक बड़े क्षेत्र पर भारतीय क्रांतिकारी सेना का अधिकार कायम हो चुका था। आज का जो कश्मीरी गेट और दरियागंज का इलाका है, उस पर भारतीय सेना का अधिकार हो चुका था। और इस समय दिल्ली में जो ब्रिटिश सेना नायक थे, उनका नाम था निकलसन और हडसन। उत्तरी दिल्ली के इतने बड़े क्षेत्र को भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों के कब्जे से बाहर निकालने के लिए निकलसन और हडसन की सेना को 3 दिनों तक लगातार बमबारी करनी पड़ी और तब जाकर कहीं उत्तरी दिल्ली के इस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का फिर से अधिकार प्राप्त हो सका। लेकिन तब तक दिल्ली जीत की खबर भारत के अन्य बड़े शहरों में फैल चुकी थी। कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, जगदीशपुर, रोहिलखंड यानी बरेली, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर विद्रोह की सूचना फैल चुकी थी और दिल्ली जीत की खबर से यहाँ के लोग परिचित और सुविज्ञ हो चुके थे। लेकिन 20 सितंबर 1858 को अंत में बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के किले में लेफ्टिनेंट हडसन के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और बहादुर शाह द्वितीय को अपने आगे का जीवन बर्मा के रंगून में निर्वासित होकर जीना पड़ा और वहीं के कारागार में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मज़ार भी वहीं है और उनकी मज़ार पर लिखा है कि ज़फ़र इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब न हुआ। ये बड़ा ही मार्मिक कर देने वाली बात है। कितनी तपस्या और कितने संघर्ष से हमें आज़ादी मिली है, इस बात को समझना पड़ेगा। दिल्ली के बाद हम लोग बात करते हैं झांसी और ग्वालियर की। 1857 के विद्रोह का महानतम नेतृत्वकर्ता साबित हुई रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और ग्वालियर पर अधिकार भी कर लिया था। अंग्रेज़ों की तरफ से सिंधिया की सेना जब महारानी लक्ष्मीबाई की सेना से लड़ने आई, तो रानी लक्ष्मीबाई ने सिंधिया की सेना को बुरी तरह पराजित किया और स्थिति ये हुई कि सिंधिया को अंग्रेज़ों की सहायता से आगरा में शरण लेनी पड़ी।
कई युद्धों में लगातार अंग्रेज़ों को पराजित करने के बाद अंततः झांसी पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंची और वहां तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर में भी इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। अदम्य साहस और वीरता से वो लड़ती रहीं और एक दिन अर्थात 17 जून 1858 को वीरतापूर्वक वो शहीद हो गए। उनकी शहादत पर जनरल ह्यूरोज, जिसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, उसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। इसके बाद तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिए गए और फिर 1859 में तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दे दी गई। और इसी के साथ मध्य भारत में 1857 का विद्रोह शिथिल पड़ गया। तो हमने दिल्ली और झांसी में देखा कि किस प्रकार विद्रोही सेना ने ज़बरदस्त वीरता और साहस का परिचय दिया। हाँ, उनके पास संसाधन सीमित थे, इसलिए अदम्य वीरता और साहस का परिचय देने के बावजूद भी उन्हें पराजित होना पड़ा, लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता है। अब आगे बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में इस विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई थी। यहाँ वाजिद अली शाह अवध के नवाब, जिन्हें कुशासन के गलत आरोप के आधार पर सत्ता से नवाब के पद से विमुक्त कर दिया गया था बलपूर्वक, उनकी पत्नी हज़रत महल ने अपने पुत्र विरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ में क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी, जो अंग्रेज अधिकारियों का आवास था, उसको आग लगा दी, जिसमें हेनरी लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी और कई ब्रिटिश सैनिक जलकर मर गए। लेकिन मार्च 1858 में कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में गोरखा सैनिकों के सहयोग से लखनऊ पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम हो गया। लखनऊ के बाद बेगम हज़रत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन वे शीघ्र पराजित हुईं और भागकर नेपाल चली गईं, जहां उनकी गुमनामी में मौत हो गई। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण शहर की बात करते हैं, जहां इस विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को हुई थी और यहाँ पर इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया नाना साहब ने, जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और जिन्हें धोंधू पंत के नाम से भी जाना जाता था। और तात्या टोपे ने नाना साहब की यहाँ सहायता की थी। सती चौड़ा घाट और बीबी का घर नरसंहार कानपुर में ही इस विद्रोह के दौरान घटित हुआ था। इन दोनों घटनाओं में लगभग 500 अंग्रेज़ों की, जिसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल थे, उनकी हत्या की गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों घटनाओं में नाना साहब की भूमिका थी। बाद में नाना साहब लगातार पराजयों को झेलते हुए अंततः नेपाल चले गए, जहां से जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। अब एस्पिरेंट्स बात करते हैं आरा, जगदीशपुर बिहार की।
यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, और उनके भाई अमर सिंह ने भी इस विद्रोह को उनके साथ नेतृत्व प्रदान किया था। अदम्य साहस, वीरता और सेना नायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह को आरा का सिंह, बिहार का सिंह कहा गया। उन्होंने विद्रोह की मशाल को न केवल भोजपुर, जगदीशपुर, अपितु रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक फहराया। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में भी उन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया, लेकिन उस युद्ध में घायल हो जाने के कारण, और आप सभी को पता भी होगा कि वीर कुंवर सिंह लड़ते लड़ते अपने जीवन के अंतिम युद्ध में भी वो जीते, लेकिन उस युद्ध में उनका बायां हाथ जख्मी हो गया और उन्होंने अपने उस हाथ को काट कर नदी में बहा दिया। लेकिन उनका जख्म इतना गहरा था कि 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अदम्य वीरता और साहस के कारण ही कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। प्यारे अभ्यर्थियों, इतने सारे शहरों की चर्चा करने के बाद, हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि जगदीशपुर में जो अंग्रेज अधिकारी था वो विलियम टेलर था। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण शहर फैजाबाद की। तो फैजाबाद में जिस व्यक्ति ने इस नेतृत्व को प्रदान किया वो मद्रास के निवासी थे, और ये पीटी में परीक्षा में पूछा भी हुआ है, और उनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को मौलवी अहमदुल्ला को अवध का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फैजाबाद में उन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों से आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। मौलवी अहमदुल्ला का प्रभाव बहुत व्यापक था और उनके संदेश ने भारतीय जनमानस में, उस क्षेत्र की जनता में गहरा और अमिट छाप छोड़ा था, और वहाँ की जनता बहुत ही सक्रियता से आंदोलित थी। मौलवी अहमदुल्ला के प्रयासों से अंग्रेज इतने भयभीत हो चुके थे, चिंतित हो चुके थे कि उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने उन पर 50,000 रुपये की इनामी राशि की घोषणा कर दी। ये बहुत बड़ी बात है उस ज़माने में किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए 50,000 रुपये की इनामी राशि की घोषणा करना। अंत में 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फैज़ाबाद में जो अंग्रेज अधिकारी था, सैन्य अधिकारी, उसका नाम जनरल रेनॉल्ड था, जनरल रेनॉल्ड। अब बात करते हैं बरेली की। तो बरेली में इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने बरेली में समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी और 40,000 सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी भी बना ली थी, जिसकी मदद से उन्होंने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य जगहों की भी। ये तो प्रमुख केंद्र थे जहां आंदोलन ने अंग्रेज़ों का जीना हराम कर दिया था, उनकी चूलें हिला दी थी, आप कह सकते हैं उनकी जड़ें हिला दी थी। तो कुछ अन्य क्षेत्र भी जहां सशस्त्र विद्रोह नहीं तो उपद्रव या सीमित क्षेत्र में विद्रोह जरूर हुआ, उनमें शामिल है असम। असम में दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की थी। तो राजस्थान के कोटा में एक भारतीय सैन्य टुकड़ी ने
विद्रोह कर दिया था और अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। बात करते हैं ओडिशा की, तो यहाँ संबलपुर के राजा सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया था। तो महाराष्ट्र के सतारा में रंगोजी बापू गुप्ते ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। इस प्रकार से एस्पिरेंट्स हमने देखा कि इस विद्रोह का जो विस्तार था वो बड़े व्यापक क्षेत्र में था और जिस जिस बड़े केंद्रों पर बड़े बड़े नेताओं ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, उसने अंग्रेज़ों को ये एहसास करा दिया कि अगर वो भारत में बने रहना चाहते हैं तो भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करने से बाज आना होगा, भारतीयों के राजनीतिक मामले में भी। और यही कारण है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेज़ों को अपने पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा फेरबदल करने पड़े। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त तथ्यों को आपके सामने रखा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस विद्रोह की असफलता के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, और उसके बाद हम इस विद्रोह के स्वरूप पर व्यापक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, जल्द ही हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुश होकर तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।